हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे एक बात की वादा किया था कि छठ पूजा के बाद से मैं प्रत्येक दिन एक एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और अब वो वीडियो अब का एकदम मतलब सीरीज वाइज होगा। सीरीज वाइज हम अब वीडियो लेकर के आएंगे और ये वीडियो होगा क्लास 12th के बायोलॉजी सेक्शन होगा। तो अब हम डेली मतलब प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और सीरीज के तहत मतलब अब हम आपको एकदम सीरीज के तहत पढ़ाऊंगा। एकदम एक पाठ मतलब जो पाठ आएगा, प्रथम पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हम आपको पढ़ाऊंगा। और अब आपको कहीं कहीं से वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एकदम सीरियली वीडियो पढ़िएगा। तो आइए इसी कड़ी में हम आप लोगों के सामने कहिए तो आप लोगों के लिए 12th के बायोलॉजी का मतलब एनसीईआरटी बायोलॉजी होगा। और एनसीईआरटी के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो 12th का पहला चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, उस चैप्टर का नाम होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आज हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। और ये प्रथम चैप्टर है आप लोगों का 12th क्लास के एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर है। तो अब हम इसी तरह से वीडियो लेकर के आऊँगा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, ऐसे करके हम सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगेगी, मुझे भरोसा है कि अब आप अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके आप देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी की फुल तैयारी कर सकते हैं अपने परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। देखिए, आज हम चैप्टर जो लेके आए हैं वो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है। ये प्रथम चैप्टर है 12th क्लास का, याद रखिएगा एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आप देख सकते हैं, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। मतलब निषेचन के पहले कौन कौन सी संरचनाएं होती है और कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। और एकदम आराम से आप पढ़िएगा ताकि आप याद रख सकें, क्योंकि आपके परीक्षा में एनसीईआरटी के ही प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। तो इसमें 3 पॉइंट हमने लिखा है, 1, 2, 3। और 1 नंबर में है कि निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं में, यानी आप कह सकते हैं कि निषेचन के पहले निम्नलिखित संरचनाएं एवं घटनाएं हो सकती है। इसमें पहला है कि पादपों में पुष्प का विकास वर्धी प्रजनन के बाद होता है। याद रखिएगा कि पादपों में पुष्प का विकास कब होता है, तो पादपों में पुष्प का विकास होता है वर्धी प्रजनन के या वर्धी वृद्धि के बाद। तो याद रखना है कि पादपों में पुष्प का विकास वर्धी वृद्धि के बाद होता है। दूसरा पॉइंट है कि हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत पुष्प विकसित होने के पूर्व होने लगती है, जिसके कारण पुष्पीय आहत, जिसको फ्लोरल प्रीमोर्डम कहते हैं, के बीच विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। आइए इसको फिर से एक बार बता देते हैं कि हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत पुष्प विकसित होने के पूर्व, मतलब उसमें हार्मोनल जो परिवर्तन होता है उसकी शुरुआत पुष्प विकसित होने के पहले होने लगती है, जिसके कारण पुष्पीय आहत के बाद या पुष्पीय आहत के बीच विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि फूल में नर और मादा जनन संरचनाएं उमंग तथा जयांग होती है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक पुष्प के मादा जननांग और नर जननांग का नाम क्या है। तो एक पुष्प के नर जननांग का नाम पुमंग और मादा जननांग का नाम जयांग होता है।
पुमंग देखिए यहाँ लिख दिए हैं, पुमंग नर जननांग होता है तथा जयांग मादा जननांग होता है। तो ये पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि फूल में नर और मादा जननांग संरचनाएं पुमंग तथा जयांग होती है। पुमंग को नर जननांग कहते हैं तथा जयांग को मादा जननांग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं तीनों निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसके बाद एक पॉइंट है पुंकेसर, स्टेमन। तो स्टेमन अर्थात पुंकेसर है। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। तो पुंकेसर के कितने भाग, तो पुंकेसर के 3 भाग याद कर लीजिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है, तो एक होता है डंठल तंतु, डंठल तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, दूसरा संयोजी जिसको कनेक्टिव कहते हैं, और तीसरा परागकोश जिसको एंथर कहते हैं। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है डंठल तंतु, दूसरा है संयोजी और तीसरा है परागकोश। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको आप याद रख सकते हैं कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, डंठल तंतु, संयोजी और परागकोश। आइए इधर कुछ हम इसी के पॉइंट से लेकर के कुछ बातें लिखे हुए हैं, आप इसको भी ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि इधर से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव उसके थ्योरी से ही बनते हैं, बहुत कम ऑब्जेक्टिव होते हैं एनसीईआरटी में, इसलिए उसके थ्योरी से अधिक ऑब्जेक्टिव आता है। तो हमने कुछ पॉइंट लिखा है, आइए इसको देखा जाए। सबसे पहले कि पुंकेसरों की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। तो यहाँ हम लोग याद करेंगे कि पुंकेसरों की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों में, मतलब अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। दूसरा हम लोग याद करेंगे कि एक परारूपिक आवृत बीजी परागकोश 2 पालियों का बना होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा तो बन सकता है कि एक परारूपिक आवृत बीजी परागकोश कितने पालियों का बना होता है, तो आप याद रखिएगा 2 पालियों का बना होता है। और देखिए प्रत्येक पाली के अंदर कितने कोष्टक होते हैं, तो प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्टक होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आराम से याद रखिएगा कि एक परारूपिक आवृत बीजी परागकोश 2 पालियों का बना होता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्टक होते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा इसको। इसके बाद पॉइंट है कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी बन जाती है और परागपुटी में परागकण भरे होते हैं। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। पूछेगा आपसे कि परागपुटी में क्या भरे होते हैं, तो परागपुटी में ही भरे रहते हैं परागकण। एक बार फिर से देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बन जाती है, तो लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी बन जाती है और परागपुटी में ही परागकण भरे होते हैं। वीवीआई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर इसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा कि परागकण किस में भरे होते हैं, तो परागपुटी में, या परागपुटी में क्या भरा होता है, तो परागकण। इसके बाद एक पॉइंट है कि परागकोश की दोनों पालियां एक मध्य सिरा से जुड़ी रहती है, जिसे संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी। फिर से परागकोश की दोनों पालियां एक मध्य सिरा से जुड़ी होती है, जिसे संयोजी कहते हैं। एक अंतिम पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। पॉइंट है कि परागकोश के अनुप्ररूप का, और देखिएगा यहाँ परागकोश के अनुप्ररूप में, ये का नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो परागकोश के अनुरूप में कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। तो परागकोश में कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। तो देख सकते हैं कि परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। तो बताइए कितना बढ़िया पॉइंट है याद करने लायक कि परागकोश कैसी संरचना होती है, तो परागकोश चतुष्कोणीय संरचना होती है। चतुष्कोणीय याद रखिएगा,
कि पराग कोश कैसा होता है, तो चतुष्कोणीय होता है, जिसके 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। कितने कोनों पर? 4 कोनों पर। 4 कोनों पर ही लघु बीजाणुधानी होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। प्रत्येक पाली में कितनी होती है? 2 होती है। इस प्रकार प्रत्येक पराग कोश में 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि एक प्रत्येक का मतलब एक, यानी एक पराग कोश में कितने कोष्ठक होते हैं? तो एक पराग कोश में 4 कोष्ठक होते हैं। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि पराग कोश की कैसी संरचना है, तो पराग कोश चतुष्कोणीय संरचना होती है। और आपसे पूछा जाएगा कि पराग कोश में कितने कोष्ठक होते हैं, तो पराग कोश में 4 कोष्ठक होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और मैं आपसे जो वादा किया था कि अब इसके बाद सीरीज वाइज हम वीडियो लेकर के आएंगे, तो आज से स्टार्ट हो चुका है। और इस चैप्टर का नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और सबसे पहला पॉइंट था निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, और उसके बाद एक पॉइंट था पुंकेसर। तो आप इसको याद करें ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न आए तो यहाँ से छूटे नहीं। धन्यवाद।